Hello friends and welcome back to another video of our channel Alpha Classes because we know your problem. Myself दिव्यांग भारद्वाज और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैं आपको क्लास 6 की हिस्ट्री करा रहा हूँ। जो आज हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है चैप्टर 4 जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। व्हाट बुक्स एंड बॉडीज टेल अस। देखो इससे पहले मैं एक थोड़ा इम्पोर्टेंट आपको जो एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि क्या हुआ था जिस ऐप से मैं एनसीईआरटी के ऐप से आपको पढ़ा रहा था उसमें चैप्टर के नाम बाहर कुछ और दिए हुए थे अंदर कुछ और दिए हुए थे। ठीक है ना। तो आज मैंने देखा वैसे जो इसका जो नाम दे रखा था उस ऐप में वो दे रखा था आरंभिक मानव कुछ करके ऐसा नाम दे रखा था उन्होंने। तो जब मैंने अंदर जाके चैप्टर का नाम देखा तो कुछ और था। तो फिर मैंने उसी हिसाब से नेम चेंज कर दिया आज। तो जो पिछली क्लासेज है उनका मैं एडिटिंग करके नेम चेंज कर दूंगा लेकिन जो अंदर बोर्ड पे लिख रहा है उस पर मत जाना प्लीज। ठीक है ना। चैप्टर बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या हुआ कि मैं अंदर की जो हेडिंग थी चैप्टर की वो नहीं देख रहा था। मतलब कि जो चैप्टर का नाम है अंदर वो नहीं देख रहा था। वो मैंने बाहर ऐप पे देखा मैंने सोचा सेम ही होगा लेकिन वहाँ अलग अलग था। तो अब मैंने सही कर दिया। वैसे जो अंदर मटेरियल है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपने पहले देखो आज हम जो बात करेंगे वो हम ऐसे में करेंगे कि सबसे पहले जो इसका पहला जो टॉपिक है वो है ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। फिर इसी के अंदर एक नोट आता है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। ठीक है ना। फिर हाउ स्टडी ऋग्वेद कि भाई स्टडी जो पुरातत्वविदों ने जो स्टडी करी वो कैसे करी ऋग्वेद की। फिर कैटल हॉर्स एंड कैरोथियोल्स यानी कि भाई जो आपके घोड़े रथ वगैरह हुए वे। ठीक है ना मेवासी। और यह है वर्ल्ड टू डिस्क्राइब पीपल। वर्ल्ड टू डिस्क्राइब पीपल से नीचे हम कल करेंगे। ठीक है ना। ये हम आज करेंगे। ये सब चीजें हम आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। वो है दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे वेदास। ठीक है ना। तो हमारे पे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 4 वेद है। 4 वेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद। ठीक है ना। ऋग्वेदा। सेकंड आता है आपका सामवेद। थर्ड है आपका क्या यजुर्वेद। और फोर्थ है आपका अथर्ववेद। ठीक है ना। लेकिन जो हम इसमें बात करेंगे हम इसमें सिर्फ बात करेंगे आपकी ऋग्वेद की। 6th क्लास में जो हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं वह आपका ऋग्वेद। अब बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद की जो रचना हुई वो करीबन 3500 साल पहले की बताई जाती है। ठीक है ना। तो इसमें 1000 से ज्यादा जो है 1000 से ज्यादा इसमें प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम सूक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं। सूक्त। वर्ड ध्यान रखना सूक्त। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है सूक्त। सूक्त प्रार्थनाओं को बोलते हैं जो कि आपकी ऋग्वेद में है। तो कितनी प्रार्थनाएं हैं करीबन अप्रोक्स 1000 प्रार्थनाएं यानी कि 1000 प्रार्थनाएं आपकी यहाँ पे है। ठीक है ना। तो बात करें सूक्त का मीनिंग क्या होता है। सूक्त का मीनिंग भाई सिंपली तो भाई मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि भाई प्रार्थनाएं। लेकिन कैसी प्रार्थनाएं ये मैं बता दूं कैसी प्रार्थनाएं अच्छी तरीके से बोली गई प्रार्थना। सूक्त का मीन्स होता है अच्छी तरीके से बोला हुआ। सूक्त का मीन्स है अच्छी तरीके से बोला हुआ। अच्छी तरीके से बोला हुआ सूक्त का मीन्स है अच्छी तरीके से बोला हुआ। बात कर लेते हैं ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवताओं की। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता 3 है अग्नि इंद्र और सोम। सोम एक देखो अग्नि तो अग्नि के ही देवता थे यानी कि आपके इंद्र जो थे युद्ध के देवता थे यानी कि वॉर के देवता थे। सोम थे पौधे के देवता। एक आपने सुना होगा सोमरस नाम करके अगर जो महाभारत वगैरह देखी होगी तो एक वर्ड आता है सोमरस। तो सोम एक पौधा था जो एक जिससे विशेष पेय बनाया जाता था यानी कि विशेष पीने की एक चीज बनाई जाती थी। ठीक है ना। वैसे अगर जो देखा जाए तो सोमरस उसे बोल देते हैं जो हम आजकल मतलब नेगेटिव जो चीजें होती है मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है ना। उससे रिलेटेड है। ठीक है ना। तो अग्नि इंद्र और सोम ये 3 मुख्य देवता थे। ध्यान रखना अग्नि आग के देवता इंद्र युद्ध के देवता सोम एक बोलता था सोम उसके देवता। ठीक है ना। प्रार्थनाओं की रचना को जो देखी जाए तो ज्यादातर तो वैसे ऋषियों ने यानी कि पुरुषों ने करी थी लेकिन कुछ कुछ महिलाओं की भी इसमें भागीदारी देखी गई है। ठीक है ना। ऋग्वेद की भाषा का जो ध्यान दे तो ऋग्वेद की जो भाषा है या तो वो संस्कृत है या यानी कि प्राक संस्कृत है या फिर वैदिक संस्कृत है। वैदिक काल की संस्कृत या प्राक संस्कृत यानी कि देसी देसी संस्कृत या फिर
वैदिक काल के संस्कृत। ये जो आजकल जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे हल्की सी डिफरेंस है, यानी कि थोड़ी सी कठिन है उससे, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखो संस्कृत भाषा जो है वो भोरोपिया है, एक वर्ड यूज होता है भोरोपिया, भोरोपिया। भोरोपिया का मीन्स भारत प्लस यूरोपीय। तो ये भारत प्लस यूरोपीय जो भाषा है उसका भाषा परिवार ये माना जाता है। संस्कृत इस भाषा परिवार का एक हिस्सा माना जाता है। कौन सी भाषा परिवार का? भोरोपिया भाषा परिवार का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। भारत में वैसे कई सारी भाषाएं हैं, अगर आप देखोगी तो असम की साइड असमिया बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, ठीक है ना, हिंदी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है। तो बहुत सारी ऐसी ही भाषा इसमें है, और बहुत सारी ऐसी ही भाषा भी मिक्स है, जैसे भाई फारसी भी बोली जाती है हमारे इंडिया में। यूरोप यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांसी बोली जाती है, जर्मनी की बोली जाती है, यूनानी बोली जाती है, इतालवी, स्पेनिश, बहुत सारी बोली जाती है। तो इस परिवार में बहुत सी भाषाएं जुड़ गई, ठीक है ना भाई। यूरोपीय भारत प्लस यूरोप, यूरोप की भाई मैंने बता दी कि भाई यूरोप की कौन कौन सी भाई, जैसे आपकी अंग्रेजी हुई, फ्रांसीसी हुई, जर्मनी हुई, यूनानी हुई, इतालवी हुई, स्पेनिश हुई, ठीक है। और ऐसे ही भाषा भी बहुत सी बोली जाती है, लाइक आपकी फारसी, ठीक है ना। और भारत की तो भाई, भारत की तो सारी बोली जाएंगी भाई, हिंदी हुई, असमी हुई, गुजराती हुई, कोई से भी प्रदेश की, गढ़वाली हुई, ठीक है ना, सब बोली जाएंगी, ठीक है ना। फिर एक परिवार इन्हें एक परिवार इसलिए माना जाता है इन सबको, यानी कि भारत यूरोपियों को, इन दोनों को एक परिवार इसलिए माना जाता है। देखो एक वर्ड आता है, अगर जो किसी ने नमस्ते लंदन पिक्चर देखे हो तो उसमें अक्षय कुमार का एक डायलॉग था कि हमारे संस्कृत वर्ड से आपके बहुत से इंग्लिश वर्ड आए हैं, जैसे कि भ्राता से ब्रदर, मातृ से मदर, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, आपका एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, जो हिंदी में हम जिसे माँ बोलते हैं ना, वहां पे जाके क्या बनता है? मदर, ठीक है ना। तो करो करो अपनी हिंदी भाषा पे, क्योंकि आपकी हिंदी भाषा से वर्ड चुरा के उन्होंने बनाए हैं, ठीक है ना। चलो फिर अब बात करते हैं उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवार भी है, यानी कि हमारे उपमहाद्वीप पे, हमारे जो उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है इंडिया, उसमें बहुत सी और भाषाएं भी बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल पूर्वोत्तर प्रदेशों में, यानी कि आपको वेस्टर्न और वेस्ट नॉर्थ साइड में अगर जो आप जाओ तो वहां पे तिब्बती बर्मा परिवार मिलेगा, एक तिब्बती बर्मा परिवार मिलेगा, एक द्रविड़ भाषा परिवार मिलेगा। द्रविड़ भाषा में कौन कौन सी आ जाती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है ना। झारखंड और मध्य भारत में आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार मिलेगा, ठीक है ना भाई। भूरो पे तो भाई पूरे उसमें बोला जाता है। अब बात करते हैं आपकी मेन की भाई, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कौन सी बोली जाती है आपकी? नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती है आपकी कौन सी? तिब्बत बर्मा, तिब्बत बर्मा। फिर एक आ जाती है आपकी द्रविड़ भाषा, कौन सी? द्रविड़ भाषा, द्रविड़ शैली भी है एक, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। द्रविड़ भाषा भी आती है एक, ठीक है ना। और फिर एक आ जाती है जो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है, वो कौन सी आ जाती है? एस्ट्रो एशियाटिक, एस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है ना। चलो फिर अगर जो ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद का अगर जो पहले की बात लेना, ऋग्वेद की अगर जो पहले की बात लें, तो ऋग्वेद का लिखने का काम तो, यानी कि जो छपाई का काम है, यानी कि जो बुक्स आनी शुरू हुई ऋग्वेद की, वो करीबन 200 साल पहले से उनकी छपाई शुरू हुई, ठीक है ना। उससे पहले कैसे मिलती थी? उससे पहले ये एक क्या बोलते हैं हम उसे, देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा, ताम्रपत्र बोलते हैं शायद, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। हाँ, पांडुलिपि बोला जाता है, उसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो 200 साल पहले तो इनका छिपाई, यानी कि जिन पेपरों पे हम पढ़ते हैं, मतलब जो बुक हमें आज अवेलेबल है उन पे मिलती है। पहले जब वैदिक काल की बात करें, यानी कि ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो उस समय
जो गुरु थे वो इसे बोलते थे और जो शिष्य थे वो इसे लर्न करते थे, यानी कि बोल के लर्न कराया जाता था, यानी ना कि लिख के याद नहीं कराया जाता, सिर्फ बोल के याद कराया जाता था। बहुत साल तक ऐसे ही चला। उसके बाद ये लिखी गई किसी आदमी द्वारा, किसमें, या तो आपकी प्राक संस्कृत में या फिर वैदिक संस्कृत में, ठीक है ना। तो आपकी ये द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसका साथ ही इसका जो छोटा सा नोट है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हाउ स्टडी ऋग्वेद की, भाई जो पुरातात्विक है उन्होंने स्टडी कैसे करी ऋग्वेद की, और कैटल हॉर्स एंड कैरेथिस, ठीक है ना। अब ये दोनों टॉपिक देख लेते हैं। तो हम अगले दोनों टॉपिक देख लेते हैं, जो है आपका इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, और मेवासी घोड़े और रथ, कैटल हॉर्स एंड क्या चरोई। तो मैं बता दूं भाई, ये तो आपको पता ही है भाई, 3 पार्ट में भाई हिस्ट्री डिवाइड की, फिर हिस्ट्री, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। एक तो आपका हुआ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और आपका हिस्टोरिकल एज, यानी कि आपका क्या, प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये आता है ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इसमें जो रिटर्न एविडेंस मिलते हैं, आर्किटेक्चर में मिलते हैं, रिटर्न भी मिलते हैं, और रिटर्न को हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसके पहले, इसके थर्ड टॉपिक की या सेकंड टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। तो पता जैसे इतिहास, जैसे जो पुरातात्विद है आपके, यानी कि जो आर्कोलॉजिस्ट है, जिस तरीके से ये सबूत इकट्ठा करते हैं ना अतीत के लिए, वैसे ये भी साक्ष्य इकट्ठा करते हैं भाई, जानकारी ये भी इकट्ठा करते हैं भाई। देखो इसमें क्या देखा गया है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां, भाई विश्वामित्र, मान लो भाई मैं विश्वामित्र हूँ, मैं हो नहीं सकता, मतलब यार महान आदमी, तो मैं विश्वामित्र हूँ और मेरे सामने 2 देवियां खड़ी हैं, ठीक है ना भाई, मान लो ये 2 देवी है, ठीक है ना, ये 2 देवी खड़ी है, ये दोनों देवियां, मान लो ये दोनों देवियां हैं, और ये दोनों देवियां है ना, ये 2 नदी है असलियत में। कौन कौन सी नदी है, व्यास नदी और सतलज नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, व्यास और सतलज, और मैं हूँ विश्वामित्र। तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये मेरे को आंसर दे रही है, मतलब हम दोनों के बीच, हम तीनों के बीच जो बातचीत हो रही है ना, उसका उसकी जो कहानी है वो ऋग्वेद में लिखी गई है। विश्वामित्र ने इसमें ऋग्वेद में आपको जो गायत्री मंत्र है वो भी दिया है, जो सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है ना, सूर्य देव को, और सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है ना। चलो, तो वैसे इतना मत पढ़ो क्योंकि 6th के लेवल की बात कर रहे हैं। तो भाई देखो 2 देवियां, भाई कौन से, व्यास और सतलज, जो दोनों नदियां हैं, और मैं हूँ विश्वामित्र, और हम तीनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले, मतलब भाई सूक्त के रूप में दिखाई गई है, वो मैंने बता दिया कि भाई 1000 प्रार्थनाओं के करीब है, यानी कि 1000 सूक्त है इसमें, ठीक है ना। फिर सबसे पहली बार जब ये लिखी गई ना, तो ये लिखी गई एज अ किसमें, पांडुलिपि, पांडुलिपि के रूप में ये लिखी गई। पांडुलिपि के रूप में ये लिखी गई, पांडुलिपि के रूप में ये लिखी गई। पांडुलिपि को इंग्लिश में यार बोलते थे, देखो मैं भूल गया, कल मैं बताऊंगा पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलता है, ठीक है ना। तो पांडुलिपि, पांडुलिपि के रूप में ये लिखी गई। तो पांडुलिपि किस चीज पे लिखी गई सबसे पहले, ये भुज, भुज नाम का एक वृक्ष था, उसकी छाल पे, भुज वृक्ष की छाल पे, भुज वृक्ष की छाल पर ये लिखा गया, ठीक है ना, बुक वृक्ष की छाल पे ये लिखा गया सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले कहां से प्राप्त हुई, बात करते हैं कहां से प्राप्त हुई, तो कश्मीर से, कश्मीर से ये प्राप्त हुई है। सॉरी भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई थोड़ी हिंदी जो है वो थोड़ी ऐसी वीक सी हो जाती है। तो सबसे पहले जो प्राप्त हुई है कश्मीर से प्राप्त हुई, और ये आज के टाइम पे एक महाराष्ट्र में पुस्तकालय है, उसमें बहुत ज्यादा सुरक्षित रखी गई है, क्योंकि यार पांडुलिपि, उस समय की पांडुलिपि बचा रहना बहुत बड़ी बात है, कि किसी कीड़े ने लिखाया वगैरह, है ना, बहुत भाई नष्ट भी हो सकती थी भाई, जैसा आप सब जानते हो भाई, मुगलों ने भाई आपकी नालंदा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी और फिर भी जला दिया था उसकी लाइब्रेरी। तो भाई पांडुलिपि बचा होना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो पांडुलिपि बची किस चीज से, जो सबसे पहले भाई वैदिक काल में जो जो कैसे थी भाई ऋग्वेद, भाई जो टीचर्स थे वो बोलते थे और स्टूडेंट याद करते थे, लिखने का कोई सिस्टम नहीं था, फिर इसे लिखी गई। तो सबसे पहले लिखी गई भुज, भुज वृक्ष की छाल पे, ठीक है ना, किसमें,
कश्मीर में कश्मीर से प्राप्त हुई। कहाँ पे? इसे हम बोलते हैं पांडुलिपि, इंग्लिश में इसकी कल बताऊंगा, और आज के महाराष्ट्र के लाइब्रेरी में सुरक्षित है। ठीक है ना। देखो, और जो इसका कागज होता है, जो हम आज के जो कागज होते हैं, जो पेपर होते हैं, उस पे छपाई का काम इसका करीबन 200 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है ना, 200-150 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं इस वाले टॉपिक की, मेवासी घोड़े और रथ, कैटल्स, हॉर्स एंड कैरियोस। ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो ऋग्वेद में जो मेवासी है, यानी कि जो भाई मेवासी थे, मतलब जो कैटल्स को पालते थे, यानी कि जो कैटल्स को पालते थे, जो बहुत, मतलब मेवासी उन्हें बोलते हैं जो बहुत सारे कैटल्स पालते हैं, एक तरीके से पशुचारक आप बोल सकते हो। ठीक है ना, जो बहुत सारे कैटल्स को पालते हैं। ठीक है ना, उनकी बात करते हैं। तो वे जो है ना, ऋग्वेद में जो ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो वैदिक काल है वो दो पार्टों में डिवाइड है, ऋग्वेदिक काल और पौषिक काल, यानी कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर ऋग्वेदिक काल। तो हम यहाँ ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं। तो क्या हो रहा है कि भाई इसमें ऋग्वेदिक काल में जो मेवासी थे, जो यानी कि जो पशुचारक थे, वे बच्चों की कामना करते थे, और बच्चों में खासकर पुत्र की कामना करते थे, और घोड़ों की कामना करते थे। ठीक है ना, घोड़ों की कामना करते थे, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, और बच्चों में खासकर पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। भाई वैसे तो भेदभाव था नहीं, भाई पुत्री भी समान, पुत्र भी समान। ठीक है ना। भाई सभा समिति में अभी आपको आगे पढ़ा हुआ कि भाई लीडर कैसे चॉइस होता था, उससे आपको स्त्रियों की कंडीशन पता लग जाएगी वहां पे। ठीक है ना, बहुत अच्छी कंडीशन थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। युद्ध में मेवासी जीत कर लाए जाते थे। भाई मेवासी यानी कि आपके जो कैटल्स से भी जीत के लाए जाते थे। मान लो दूसरी जगह हमला करा, तो वैसे जो लड़ाई होती थी ना, वो सिर्फ 2-3 चीजें पहुंचती थी। एक तो जमीन के लिए, और एक किसके लिए, सबसे ज्यादा जो देखी गई है वो जमीन के लिए और पशुओं के लिए। ठीक है ना। भाई गए, हमला करा, तो क्या जीत के लाए? कैटल्स, कैटल्स जीत के लाए। फिर युद्ध जमीन के लिए, जमीन के लिए क्यों होता था कि भाई उपजाऊ जमीन हो, भाई जिसको भाई अनाज उगाया जाता है। ठीक है, उसके लिए लड़ाई होती थी। फिर पानी की, भाई जहाँ पे पानी अच्छा खासा मिल जाए उसके लिए लड़ाई होती थी। भाई मान लो भाई किसी नदी से भाई पानी लाना है, तो भाई दूसरे वाले भाई दूसरे क्षेत्र के मना कर रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं देते, तो युद्ध हो गया, नहीं भाई हम तो लेके आएंगे, उसके लिए युद्ध हो गया। ठीक है ना। और युद्ध में क्या, आपके मेवासी जीत के लाए जाते थे। कई बार जो आदमी थे उन्हें बंदी भी बनाया जाता था। ठीक है ना। तो युद्ध में जो सामान जीता जाता था ना, उसका कुछ हिस्सा तो सरदार यानी कि लीडर रख लेता था, कुछ हिस्सा आम आदमी रख लेता था, और कुछ हिस्सा यज्ञ के लिए रखा जाता था। यज्ञ के लिए भाई कैसे? भाई क्या, भाई धन तो होता नहीं था, भाई धन किसे मानते थे? भाई गाय को, अपने कैटल्स को धन मानते थे। तो भाई वो लिए, तो भाई जो घी वगैरह जो भी मिला, भाई थोड़ा सा यज्ञ के लिए रख दिया, थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा आम आदमी के लिए दे दिया। ठीक है। फिर यज्ञ में देखो, अब आ गया यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवर की आहुति भी दी जाती थी। तो अब समझ में आ गया, भाई जो भी जीता उसका थोड़ा सा हिस्सा वहां पे जाता था। फिर सभा में सभी लोग मिलकर सरदार चुनते थे, स्थायी परमानेंट सेना नहीं। देखो अब बात करता हूँ, देखो सरदार की, यानी कि लीडर की। लीडर यानी कि जो सरदार था, सरदार ऐसा नहीं था जैसा आज का शासक था। ठीक है ना। ये चुना जाता था सभा के द्वारा, और सभा में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे, यानी कि स्त्री भी वो लेती थी इससे कि नहीं भाई हम तो भाई इसे ही राजा बनाएंगे। तो स्त्रियों की भी भागीदारी बिल्कुल सही थी इसमें, मतलब एक समान थी। फिर क्या, ठीक है ना, सरदार चुनते थे, और कोई स्थायी सेना यानी कि परमानेंट सेना नहीं थी। परमानेंट सेना नहीं थी। तो आप कहोगे कि यार ये युद्ध कैसे लड़ते थे? तो भाई जो जो आम आदमी था ना, वो एक टाइम पे युद्ध के लिए, वॉर के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है ना। तो वही वही है यहाँ पे। ठीक है। अब हम कौन कौन से और दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हाउ स्टडी ऋग्वेद और कैटल, हॉर्स एंड कैरेजेस। कोशिश करूंगा अगले 2 दिन में आपके जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा के हम फिर चैप्टर स्टार्ट कर दे। सैटरडे को चैप्टर 3 के और चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे ये टॉपिक आज के लिए इतना ही रोकते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज बता दी कि भाई जो पिछले जो ये थे, क्या कहते हैं, जो पिछले आपके, सॉरी यार, जो पिछले आपकी मतलब जो क्लासेस हुई हैं उसमें क्या हुआ कि जो नेम है ना, वो जो मेरी ऐप में आ रहे थे, एनसीईआरटी ऐप में, वे कुछ और आ रहे थे और अंदर मैं देखता नहीं था। तो अब मैंने कल देखा अंदर, तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग चेंज थी। मटेरियल मटेरियल जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल सेम था, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो चैप्टर की जो चैप्टर के नेम थे वो गलत थे, मतलब ऐप में कुछ और दे रखे थे, अंदर कुछ और दे रखे थे, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो गई।
तो ठीक है ना, उन पे मत जाना। वैसे अगर देखो तो वे भी बिल्कुल ठीक ठाक से ही है, मतलब आगे आगे के वर्ड ठीक है, पीछे के वर्ड थोड़े से घूम गए। तो जहां से मैंने उन्हें भी सही करना शुरू कर दिया, उनका भी मैं नाम वहां पे चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर के नेम पे मत जाना, नंबर पे जाना। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।